बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेंजीन के अंदर पहला ग्रुप अटैच होता है। पहला ग्रुप अटैच होने से पहले बेंजीन के सारे कार्बन आइडेंटिकल होते हैं। आज के इस टॉपिक में हम यूएचएस का सेकंड और कहीं पे भी ये अटैच हो जाता है, लेकिन जब दूसरा ग्रुप अटैच होना होता है, दूसरे सब्स्टिट्यूएंट में अटैच होना होता है। आज के इस टॉपिक में जो कोर्स कंटेंट्स शामिल हैं उनको देखने के लिए तो उस पे या तो वो ऑर्थो पैरा पे अटैच होता है या फिर मेटा पे अटैच होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे डिपेंड करता है कि पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। जो अब देखें जरा, कुछ उनमें से होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। इनकी खासियत, इनकी खूबियां क्या होंगी? सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, यानी बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, डोनेट करते हैं। इनका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। सेकंड ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ा देते हैं, देखें इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन ऑर्थो पैरा पोजीशन बिकम्स इजी, आसान हो जाता है। तो रिंग क्या हो जाता है? एक्टिव, यानी आपके पास एक्टिवेट करते हैं ये रिंग को। इस वजह से बेंजीन के रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। स्लाइडिंग, यानी ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, वो बेंजीन की रिंग की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, रिएक्टिव हो जाता है रिंग। ठीक है। अच्छा, एक और बात सुने जरा। एक और खासियत इनकी क्या है कि ये लोन पेयर होता है इनके अंदर सेंट्रल एटम के ऊपर, सिवाय किसके? एल्काइल ग्रुप के, क्योंकि एल्काइल ग्रुप जो है वो भी क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो यहाँ आपके पास जो है आप एल्काइल ग्रुप भी लिख सकते हैं। एल्काइल ग्रुप के अलावा बाकी तमाम के ऊपर सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर होता है। देखें यहाँ नाइट्रोजन, ये आपके पास सेकेंडरी अमाइंस हैं, ये अमाइनो ग्रुप फिर से लोन पेयर है। फिनोल जो है यहाँ पे OH है, फिर से लोन पेयर है। OCH3 फिर से लोन पेयर है। यहाँ आप जानते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो में कितने कितने लोन पेयर होते हैं डियर स्टूडेंट? 3-3। अच्छा, एक बात जरा क्लियर तरीके से सुन लें कि जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे तो देखें जरा, जब ये बेंजीन के अंदर, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने से नेगेटिव आएगा ऑर्थो पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो पैरा पे नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ऑर्थो पे फिर से क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब देख रहे हैं आप कि ऑर्थो और पैरा पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है, उसका अटैक ऑर्थो और पैरा पे क्या हो जाएगा? इजी। इस वजह से जो सेकंड आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है वो हमेशा कहां लगेगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। जबकि इधर देखिए मेटा डायरेक्टिंग में सबसे पहले कि ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो पैरा डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से अटैक इलेक्ट्रोफाइल का सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन पे हो सकता है। ऑर्थो और पैरा पे चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, इसलिए आपके पास इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक नहीं कर सकता। ये देखें, अब ऑर्थो पैरा को तो इसने क्या कर दिया? डीएक्टिवेट। वहां तो ये आपके पास जो है, जो बेंजीन है डियर स्टूडेंट, वहां तो अटैक ही नहीं हो सकता, इसलिए वो तो वहां से उसकी रिएक्टिविटी कम हो गई है। इसका मतलब है कि ये रिंग डीएक्टिवेटिंग है और रिएक्टिविटी ऑफ द रिंग को डिक्रीज करते हैं। इसके अंदर खास बात ये होती है कि इनके अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। जैसे आपके पास है NR, जो आपके पास क्या है? NR3, टर्शरी अमाइंस हैं। जब यहाँ पे आपके पास जो है नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ अगर देखा जाए साइनाइड है, इसके अलावा क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और आपके पास क्या है? ये आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप हो सकता है, जो भी है। अगर डियर स्टूडेंट यहाँ बात करें, अब देखें इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन से बाहर अटैक कर रहे हैं, बाहर की तरफ अटैक कर रहे हैं। ये डबल बॉन्ड जब यहाँ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया कहाँ पे? ऑर्थो पे। जब ये वाला डबल बॉन्ड मूव करेगा तो पैरा पे देखें पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जब ये वाला डबल मूव करेगा तो ऑर्थो पे अगेन क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग है वो तो वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन ऑर्थो पैरा पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गई है, इसलिए यहाँ तो अटैक नहीं करेगा। इसलिए सेकंड जो आपके पास वो होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा, वो हमेशा क्या करेगा डियर स्टूडेंट? सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जो है वो हमेशा अटैच होगा ओनली ऑन मेटा पोजीशन। ये हम कुछ एमसीक्यूज एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि पहला एमसीक्यू आपके सामने है, व्हिच वन इज नॉट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। इनमें से कौन सा है जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग नहीं है? देखें जरा, आप जानते हैं सेकेंडरी अमाइन ऑर्थो पैरा है,
अमाइनो ग्रुप ऑर्थो पैरा है, थर्ड वन OH ग्रुप ऑर्थो पैरा है। जबकि ये देखें इन एक्शन आपके पास बेंजोइक जो एसिड ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, जो मेटा डायरेक्टिंग है। जितने भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, डेल्टा। अच्छा, इससे आगे देखें, which one is most readily nitrated? अब आसानी के साथ नाइट्रेटेड हो, सल्फोनेटेड हो, वो वही होंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, जो बेंजीन की रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं, जो रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। वो जल्दी नाइट्रेटेड हो जाएंगे, सल्फोनेटेड हो जाएंगे या जल्दी रिएक्शन देंगे। सेकंड जो सब्स्टिट्यूएंट है वो जल्दी अटैच होगा। इधर देखें, बेंजीन ये तो नॉर्मल है, बेंजोइक एसिड ये आप जानते हैं डियर स्टूडेंट क्या है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो बेंजोइक एसिड है उसमें COOH इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो ये तो बेंजीन रिंग को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है। ये तो सबसे लीस्ट एक्टिव है। स्केलेटल मसल इज अटैच्ड विद द एनिलीन में अगर देखा जाए तो यहाँ देखें जरा, यहाँ लगा हुआ है NH2। अगर यहाँ आप बात कर रहे हैं NH2 की, ये देखें जरा, अब ये NH2 जो है इसके मुकाबले में अगर यहाँ आपके पास क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, ये ब्रोमो बेंजीन है। इन दोनों में ये ज्यादा आपके पास जो है आप कह सकते हैं कि ये ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जबकि ब्रोमीन जो है वो अपने, अगर ये बात की जाए कि हैलोजेंस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से उनका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये आपके पास इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं आप, तो जो फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से जो इनका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वो है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन है वो कम है। इस वजह से एनालिन जो है सबसे आसानी के साथ क्या करेगा, नाइट्रेटेड होगा, सल्फोनेटेड होगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, डियर स्टूडेंट, विच वन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है कि अल्केन के अंदर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.45। यहाँ पे एक और बात अगर आपको याद हो, हमने ये तो 1.54 एंगस्ट्रॉम है, तो ये तो गलत कर गया, ये गलत है। उसके बाद क्या है, रोल प्ले करता है 1.34 बिल्कुल ठीक है जी एंगस्ट्रॉम। अल्काइन में ये क्या है, 1.20 एंगस्ट्रॉम बिल्कुल ठीक है। बेंजीन के अंदर अगर देखा जाए तो 1.397 एंगस्ट्रॉम बिल्कुल ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, अल्फा, क्योंकि वो रॉन्ग स्टेटमेंट है और इनकरेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना था। डियर स्टूडेंट, ये था अगर हम याद रखना चाहें तो मसल टू बोन अटैचमेंट जब होगी और आपके तो तमाम अटैचमेंट कराएगा टेंडन मैक्सिमम तरीके से आपको सैचुरेट जब मसल टू बोन के अलावा बोन टू बोन अटैचमेंट होगी तो उसमें यूज होगा कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज लिगामेंट। नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अगर हम एक स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को देखें तो वन स्केलेटल मसल contain hundreds or thousands of muscle bundles। एक मसल में hundreds और thousands of muscle bundles मौजूद होते हैं। These muscle bundles are further composed of muscle fibers। These muscle fibers are also called as muscle cell। That is the most important point, or commonly called as a muscle cell that is also considered as a muscle fiber। यहां पे ये हमें MCQs के लिए भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मसल सेल क्या है, इनमें से मसल बंडल है, मसल फाइबर है या मायोफाइब्रिल है। तो ये याद रखिएगा, मसल सेल हमेशा मसल फाइबर को कहा जाता। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर आए तो मसल सेल के अंदर मैनी मायोफाइब्रिल्स मौजूद होते हैं। तो दैट मसल सेल विल कंपोज ऑफ और कंटेन मैनी मायोफाइब्रिल्स। दीज मायोफाइब्रिल्स एक्चुअली कंटेन दोज बैंड्स जिनकी वजह से ये स्ट्राइटेड और स्ट्रिप्ड बनते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में कॉमनली देख सकते हैं कि मायोफाइब्रिल जो हैं उनमें लाइट और डार्क बैंड्स मौजूद हैं। लाइट बैंड्स को आई से डोनेट किया जाता है और डार्क बैंड को ए से डोनेट किया जाता है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे कि लाइट बैंड और डार्क बैंड का ये नाम क्यों रखा जाता है।
इन बैंड्स की रेगुलर अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, इन बैंड्स की स्केलेटल मसल में अरेंजमेंट रेगुलर होती है, लेकिन कार्डिक मसल में इन बैंड्स की अरेंजमेंट इर्रेगुलर हो जाती है। तो यहां पे हमें स्ट्राइएशन को याद रखते वक्त यह भी याद रखना है कि देयर इज रेगुलर स्ट्राइएशन अमंग द स्केलेटल मसल। जब हम मायोफाइब्रिल के फर्दर कंपोनेंट्स देखते हैं तो ईच मायोफाइब्रिल will be composed of two kinds of filaments. These are named as actin filament or thin filaments. Thin filaments इनको नाम दिया जाता है इनके डायमीटर की बुनियाद पर, because they have almost 50% lesser diameter as compared to thick filament. और एक्टिन या मायोसिन फिलामेंट इनको नाम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जो कि मेन प्रोटीन मौजूद होती है थिन फिलामेंट में, दैट इज एक्टिन, और जो थिक फिलामेंट में मेन प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड एज मायोसिन। सो अगर हम इन थिक और थिन फिलामेंट्स के स्ट्रक्चर्स को जानना चाहें तो इन स्ट्रक्चर्स में हम आसानी से देख सकते हैं कि एक थिक फिलामेंट को तीन तरह की प्रोटीन्स पे, 3 टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है। इन 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन में फर्स्ट वन द बीडेड फॉर्म, जो कि हमने यहां पे ब्लू कलर से स्कीमेटिक डायग्राम में शो की, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिन, जो कि डबल हेलिक्स है, 2 चेन्स पर मुश्तमिल है। इसके ऊपर रैप की होती है एक प्रोटीन जिसको नाम दिया जाता है ट्रोपोमायोसिन। दैट ट्रोपोमायोसिन इज आल्सो डबल हेलिक्स। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हमेशा एक्टिन के ऊपर ट्रोपोमायोसिन इस तरह से अरेंज होती है कि वो एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन को कवर कर सके। मैं दोहराता हूं इस बात को, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन को कवर किया जा सके किसके जरिए? विद द हेल्प ऑफ डबल हेलिक्स ट्रोपोमायोसिन। यह बात हम आगे मैकेनिज्म में जाकर पढ़ेंगे कि इस कवरिंग से या एक्सपोजर से क्या फायदा या नुकसान मिलता है। इसके अलावा जो थर्ड प्रोटीन यहां पे मौजूद होती है दैट इज एक्चुअली ट्रोपोनिन। दैट ट्रोपोनिन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट्स, जिसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि ये तीनों सब यूनिट किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने अपने फंक्शंस। यहां पे इन तीनों की अटैचमेंट को समझना बहुत जरूरी है। वन ऑफ द ट्रोपोनिन सब यूनिट इज अटैच्ड विद द एक्टिन, सेकंड इज अटैच्ड विद द ट्रोपोमायोसिन, एंड थर्ड वन हैज अ रिसेप्टर फॉर कैल्शियम बाइंडिंग। एक्टिन या थिन फिलामेंट्स के बाद जो दूसरा बेसिक कंपोनेंट है दैट इज द थिक फिलामेंट और मायोसिन। जब हम थिक फिलामेंट या मायोसिन की बात करते हैं तो मायोसिन फिलामेंट में मेन प्रोटीन मायोसिन है जिसके 2 बेसिक रीजन हैं। फर्स्ट वन इज अ टेल रीजन विच इज फाइब्रस डबल हेलिकल, और सेकंड इज द हेड रीजन विच इज ग्लोबुलर इन नेचर। यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टेल है दैट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड्स, और जो हेड है दैट कंटेन 4 पॉलीपेप्टाइड्स बिकॉज 2 ग्लोबुलर हेड्स आर फॉर्म्ड
सो टोटल प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट इन द थिक फिलामेंट आर 6। और अगर इसी पॉइंट पर हम थिन फिलामेंट्स के बारे में जानना चाहें तो उसमें जो बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो 2 एक्टिन है, 2 ट्रोपोमायोसिन है और 3 ट्रोपोनिन है। सो एक्चुअली थिन फिलामेंट कंटेन 7 polypeptides, 7 kinds of polypeptides. In other case, thick filament is composed of 6 kinds of polypeptides. यहां पे जो हेड रीजन है that is responsible for the formation of cross bridges with the thin filament. तो थिक और थिन फिलामेंट्स में हमें कुछ डिफरेंसेस जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। यहां पे एक और पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थिन फिलामेंट्स के केस में जो थिन फिलामेंट है इसमें जो प्रोटीन है उनकी नेचर क्या है। तो अगर हम नेचर के बारे में जानना चाहें तो थिन फिलामेंट्स की 2 जो टाइप प्रोटीन्स की हैं जिसमें एक्टिन है और ट्रोपोमायोसिन है, these are fibrous in nature, but the troponin is globular in nature. So we should know about the nature of the protein present in the thin filament. इस पॉइंट को फर्दर एलैबोरेट करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जैसे हमने प्रीवियस सेक्शन में ये देखा कि मसल मायोफाइब्रिल में लाइट एंड डार्क बैंड्स मौजूद होते हैं। तो जब हम लाइट एंड डार्क बैंड्स की बात करते हैं तो उस पे हमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर में जब स्ट्रक्चर में लाइट एंड डार्क बैंड्स नजर आते हैं तो दीज आर कंसिडर्ड इन दिस स्कीमेटिक डायग्राम। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम ये देखें तो इसमें जो ब्लैक लाइंस शो की गई हैं these are actually considered as thick filaments और ब्लू लाइंस जो शो की गई हैं these are actually considered as thin filaments। इस थिक और थिन फिलामेंट्स का अल्टरनेटिवली मौजूद होना स्केलेटल मसल की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है। इस थिक और थिन फिलामेंट को जब हम डिस्कस करते हैं तो इस स्ट्रक्चर में हम ये कहते हैं कि अ कंप्लीट थिक फिलामेंट इज कंसिडर्ड एज ए बैंड एंड द थिन फिलामेंट which is only thin filament, no contain thick filament, that is called as I band. The line which bisect the A band, that will be called as M line. The line which bisect the thick filament A band is also considered as thick filament, तो उसको हम नाम देते हैं M line. And the line which bisect the thin filament, that is called as Z line. इन तमाम स्ट्रक्चर्स को जानने के बाद हम ये कहते हैं कि हमेशा 2 सक्सेसिव Z लाइंस के दरमियान 2 सक्सेसिव Z लाइंस के दरमियान जो रीजन बनेगा उसको नाम दिया जाएगा सार्कोमियर। That will be considered as sarcomere। ये sarcomere जो है that is called as smallest contractile unit of muscle is actually called as sarcomere। ये sarcomere का स्ट्रक्चर जो है रेगुलरली अल्टरनेटिवली एंटायर लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल में मौजूद होगा। इस स्ट्रक्चर को जानने से पहले हमें मसल सेल के बारे में जानना जरूरी है। अगर हम मसल सेल की यूनिक प्रॉपर्टीज देखें,
मसल फाइबर इज एक्चुअली अ सेल। ये मसल सेल बाकी जनरलाइज्ड सेल से किस तरह डिफरेंट होता है, उसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज यहां पे डिस्कस की गई, जिसमें सबसे पहले इसकी शेप जो कि बाकी सेल से डिफरेंट होती है, जो कि लॉन्ग साइलेंड्रिकल होती है। वी नो दैट सम सेल्स आर राउंड, सम सेल्स आर elongated एंड वेरिएबल शेप्स, लेकिन जो बुनियादी तौर पर मसल फाइबर की, स्केलेटल मसल फाइबर की शेप है, दैट इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल। इसका डायमीटर भी हाईली स्पेसिफिक है, विच इज ऑलमोस्ट 10 to 100 माइक्रोमीटर। तो एक मसल फाइबर का डायमीटर मिनिमम 10 माइक्रोमीटर और मैक्सिमम 100 माइक्रोमीटर, इस रेंज में हमेशा ये डायमीटर होगा। थर्ड वन इज अबाउट द मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। सेल मेम्ब्रेन को कॉमनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम भी दिया जाता है, लेकिन in case of muscle cell, that specialized name which is called as sarcolemma, that is utilized for the muscle membrane. तो cell membrane of muscle cell is called as sarcolemma. Next is sarcoplasm. Sarcoplasm is actually the cytoplasm of the muscle fiber or muscle cell. इस साइटोप्लाज्म के जो फ्लूइड पार्ट है, उसके कंपोनेंट्स बाकी सेल से जो डिफरेंट होते हैं, उसमें एक तो अकोमुलेशन ऑफ एक्सेसिव ग्लाइकोजन, सेकंड इज प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोक्रिएटिन, एंड थर्ड वन इज लार्ज अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन। तो ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स, जिसमें मायोग्लोबिन, फास्फोक्रिएटिन एंड ग्लाइकोजन, ये तीन कंपोनेंट जो हैं साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल ऑफ मसल को यूनिक बनाते हैं। एंड थर्ड वन इज, एंड लास्ट वन इज न्यूक्लियाई। इसके केस में, मसल सेल के केस में न्यूक्लियाई मल्टी होते हैं, मतलब मैनी होते हैं। सेकंड इज ओवल शेप्ड होते हैं, और तीसरी बड़ी बुनियादी खुसूसियत, दीज आर प्रेजेंट जस्ट बीनेथ द सेल मेम्ब्रेन। तो तीन बुनियादों पर जो न्यूक्लियस है वो कैरेक्टराइज किया जाता है मसल सेल का बाकी सेल्स के मुकाबले में। तो ये वो बुनियादी खुसूसियात थी जिसकी बुनियाद पर हम एक मसल फाइबर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस बोर्ड पे ये बताया कि मसल फाइबर जो है दैट कंटेन मैनी मायोफाइब्रिल्स। इन केस ऑफ मायोफाइब्रिल्स अगर हम देखें तो दैट आर इन 1 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इनका जो डायमीटर है वो 1 से 2 माइक्रोमीटर तक होता है, और ये पैरेलल रन करते हैं अकॉर्डिंग टू द एंटायर लेंथ ऑफ द मसल। सो मायोफाइब्रिल्स आर प्रेजेंट इन अ कंप्लीट मसल, जो कि पैरेलल फैशन में मौजूद होंगे। इसका मायोफाइब्रिल का स्मॉलेस्ट यूनिट, और इनफैक्ट मसल सेल का स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज अ सार्कोमेयर, जिसकी बात हमने इस डायग्राम में की कि सार्कोमेयर इज द स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल। इसमें जो सार्कोमेयर है इसकी लोकेशन क्या है? तो दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन्स। देयर आर hundreds or thousands of Z lines present in a single muscle. तो दो क्लोजली प्लेस्ड Z lines के दरमियानी हिस्से में जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज सार्कोमेयर। अगर आप इस स्ट्रक्चर को प्रॉपरली देखें
तो दो जी लाइन के दरमियान एक कंप्लीट थिक फिलामेंट आया है और एक कंप्लीट थिन फिलामेंट आया। तो इसका मतलब एक सार्कोमेयर के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट होंगे दैट इज वन कंप्लीट थिक फिलामेंट एंड वन कंप्लीट थिन फिलामेंट। वन कंप्लीट थिन फिलामेंट कैसे हुआ? आधा इधर से फिलामेंट और आधा इधर से, क्योंकि जी लाइन बाइसेक्ट कर रही थी मिडल से थिन फिलामेंट को। तो इसका मतलब थिन फिलामेंट का आधा हिस्सा इधर से और आधा हिस्सा इधर से एक सार्कोमेयर में आएगा। तो हमें यह बात एक एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि एक सार्कोमेयर के अंदर कितने थिन और थिक फिलामेंट्स होते हैं। तो एक सार्कोमेयर के अंदर यूजुअली एक थिन और एक थिक फिलामेंट मौजूद होता है। मैं इन टर्म ऑफ लेंथ बात कर रहा हूं, इन टर्म ऑफ विड्थ नहीं। विड्थ के केस में जब भी हम कंसीडर करेंगे तो देयर आर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट, लेकिन जब बैंड्स बनते हैं तो दीज आर इन टर्म ऑफ देयर लेंथ। तो लेंथ में एक डार्क बैंड कंप्लीट और एक लाइट बैंड कंप्लीट जो है वो एक सार्कोमेयर का हिस्सा होगा। नेक्स्ट, अगर हम इसके रीजन्स की बात करें तो ए बैंड, आई बैंड, एच जोन, एम लाइन एंड जी लाइन, ये डिफरेंट एरियाज इस स्कीमेटिक डायग्राम में हमने कवर किए। अगर इस स्कीमेटिक डायग्राम को देखें तो ए बैंड जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द कंप्लीट थिक फिलामेंट, जिसमें पार्टली ओवरलैप करता है थिन फिलामेंट। सो वी कैन से दैट ए बैंड की जो कंपोजिशन है दैट इज एक्टिन प्लस मायोसिन, यानी कि ए बैंड के अंदर कंप्लीट मायोसिन का हिस्सा और वो हिस्सा थिन फिलामेंट का जो कि मायोसिन के ऊपर ओवरलैप किया गया। तो ए बैंड के अंदर एक्टिन और मायोसिन दोनों मौजूद होंगे। ए बैंड को एन आइसोट्रोपिक भी कहा जाता है बिकॉज इट कैन पोलराइज द विजिबल लाइट। तो एन आइसोट्रोपिक का मतलब दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलराइजेशन ऑफ विजिबल लाइट। इसी को डार्क बैंड का नाम भी दिया जाता है। आई बैंड को आइसोट्रोपिक कहा जाता है बिकॉज इट कैन नॉट पोलराइज द विजिबल लाइट, दैट इज आल्सो नेम्ड एज लाइट बैंड। और अगर इसकी कंपोजिशन देखी जाए तो आई बैंड जो है दैट कंटेन ओनली एक्टिन। आई बैंड के हिस्से में सिर्फ एक्टिन मौजूद होता है, मायोसिन या थिक फिलामेंट मौजूद नहीं होता। एच जोन जो है दैट इज द एच लेटर इज फ्रॉम हेले विच इज टर्म्ड एज ब्राइट। तो एच जोन इज एक्चुअली अ ब्राइट जोन, दैट इज द जोन which is present in the middle of the A band. A band का सिर्फ वो हिस्सा जहां पे थिक फिलामेंट मौजूद होता है या मायोसिन मौजूद होता है उसको नाम दिया जाता है H जोन। मैं रिपीट करता हूं इस बात को कि H जोन थिक फिलामेंट का सिर्फ वो हिस्सा है जहां पर I बैंड ओवरलैप नहीं करता। तो सिर्फ A बैंड का वो हिस्सा जहां पे थिक फिलामेंट मौजूद होता है, थिन फिलामेंट नहीं होता, उसको नाम दिया जाता है एच जोन। एम लाइन, एम लाइन इज एक्चुअली मिडल ऑफ सार्कोमेयर। मिडल ऑफ सार्कोमेयर में अगर हम एक सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर देखें जो कि कंसेक्टिव जी लाइंस के दरमियान है, तो जी लाइंस के मिडल से अगर क्रॉस किया जाए, कंसेक्टिव जी लाइंस के मिडल से क्रॉस किया जाए तो दैट इज आल्सो द मिडल ऑफ द थिक बैंड। तो हम एम लाइन को डिसाइड करते हुए ये कह सकते हैं कि दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइंस और प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द सार्कोमेयर और प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द ए बैंड। ये एक्चुअली एम का वर्ड जर्मन वर्ड मिटलेशैबे
से ड्राइव किया गया है, जिसका एक्चुअल मीनिंग मिडल है। तो हम इसको मिडल ऑफ सार्कोमेयर कंसिडर करते हैं, विच बाइसेक्ट द थिक बैंड। Z line that is Zwischen, that means between, that is the middle of I band। तो जब भी थिन फिलामेंट को जो लाइन बाइसेक्ट करेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज जी लाइन। तो दो जी लाइंस के दरमियानी हिस्सा जो है वो क्या कहलाया? सार्कोमियर। तो सार्कोमियर के इन तमाम रीजन्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है ताकि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो नेक्स्ट पॉइंट्स में हम मैकेनिज्म को भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस पार्ट में हमने मसल फाइबर के बारे में जाना, जिस मसल फाइबर में मायोफाइब्रिल्स मौजूद होते हैं एंड मायोफाइब्रिल्स के अंदर मौजूद होते हैं मायोफिलामेंट्स। तो मायोफिलामेंट्स के जानने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। So dear students, in this part of our lecture, we will discuss about ultrastructure of myofilament. जब हम myofilament की बात करते हैं तो these are actually filaments of a muscle। किसी भी मसल के अंदर जो दो बुनियादी टाइप के फिलामेंट्स मौजूद होते हैं, these are thick filament and thin filament। तो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट्स को जानने के लिए हमें बुनियादी जो डिफरेंस है थिक और थिन फिलामेंट में उसकी बात करनी है। अगर हम थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट्स में देखें तो सबसे पहला जो डिफरेंस है, थिक फिलामेंट दैट इज प्रेजेंट इन द एंटायर लेंथ ऑफ ए बैंड, और थिक फिलामेंट इज प्रेजेंट अक्रॉस द आई बैंड एंड पार्टली टू ए बैंड। जो थिन फिलामेंट है, अगर आप प्रीवियस बोर्ड पर जो हमने डायग्राम देखी थी उसको डिटरमिन करें तो इसमें हमने ए बैंड और आई बैंड को प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया। उसी बात को यहां पे डिस्कस किया जा रहा है कि एक थिक फिलामेंट जो है वो ए बैंड में कंप्लीटली मौजूद होता, लेकिन थिन फिलामेंट का कुछ हिस्सा आई बैंड में और कुछ हिस्सा ओवरलैप किया होता है थिक फिलामेंट पर इन टर्म ऑफ ए बैंड। इसका डायमीटर, थिक फिलामेंट को ये नाम देने की बुनियादी वजह ही इसका डायमीटर है, दैट इज ऑलमोस्ट 2 टाइम्स थिकर देन द थिन फिलामेंट, जो कि 16 नैनोमीटर और थिन फिलामेंट का 7 to 8 नैनोमीटर है। अगर कंपोजिशन की बात करें तो थिक फिलामेंट को जैसे हम मायोसिन फिलामेंट का नाम भी देते हैं, सो बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन, और थिन फिलामेंट को हम एक्टिन फिलामेंट का नाम भी देते हैं बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल। थिक फिलामेंट के मायोसिन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो दैट इज मेड अप ऑफ 2 मेजर पार्ट्स, जिसमें मायोसिन टेल है जो कि फाइब्रस होती है और मायोसिन हेड है जो कि ग्लोबुलर होता है। इन दोनों के स्ट्रक्चर हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लोबुलर हेड के अंदर 4 प्रोटीन्स मौजूद होती हैं और मायोसिन टेल में 2 प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। तो टोटल 6 प्रोटीन्स जो मौजूद होंगी या पॉलीपेप्टाइड्स मौजूद होंगी इन केस ऑफ द थिक फिलामेंट। जबकि जब हम एक्टिन मॉलिक्यूल की कंपोजिशन देखते हैं तो दैट इज एक्टिन प्रोटीन thin filament is made up of 3 basic components. First one is actin molecule, second is tropomyosin
and third one is troponin. तो अगर हम एक्टिन मॉलिक्यूल का डिस्कस करें तो एक्टिन मॉलिक्यूल दैट इज अरेंज्ड इन 2 चेन्स, ये एक डुप्लेक्स है या डबल हेलिक्स है जो कि 2 पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल होता है, दैट अपीयर एज अ बीडेड और पर्ल्स फॉर्म। उसके मुकाबले में जो ट्रोपोमायोसिन है दैट इज आल्सो अ 2-stranded structure which is twisted around the actin. एक्टिन के गिर्द सराउंड किया होता है, इस तरह से सराउंड होता है कि वो एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन को कवर कर ले, ताकि क्रॉस ब्रिज बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। थर्ड main component of the thin filament that is troponin. Troponin is actually made up of 3 subunits. As I discussed earlier, actin and tropomyosin both are the fibrous proteins, but troponin is actually made up of globular natured protein, which is first subunit of the troponin bind to the chain of actin. Second subunit of troponin bind to the chain of tropomyosin, and third unit of the troponin binds to both subunit and contain a free receptor which is responsible for binding of calcium ion which is released by sarcoplasmic reticulum. तो ये बुनियादी पॉइंट्स थे। इस सब को डिस्कस करने के बाद हम अगर अपनी एवेल्युएशन के लिए अपने प्रीवियस नॉलेज को रिकन्फर्म करने के लिए एक एमसीक्यू डिस्कस करें, रीजन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन 2 सक्सेसिव जी लाइंस। तो ऑप्शंस में गिवन है सार्कोलेमा, बीटा सार्कोप्लाज्म, चार्ली सार्कोमेयर एंड डेल्टा मसल फाइबर्स। अगर हम इन ऑप्शंस की डिस्कशन में जाएं तो हम राइट ऑप्शन पे पहुंचना आसान हो जाएगा। ए ऑप्शन को अगर मैं डिस्कस करूं तो सार्कोलेमा इज एक्चुअली मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल सेल, दैट इज सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल फाइबर। तो ये तो मायोफिब्रिल में मौजूद ही नहीं है, मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स है, तो ये वाली बात जो है वो इस आंसर पे पूरी नहीं उतरती। सेकंड पे जाएं सार्कोप्लाज्म, तो दैट इज एक्चुअली साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल मसल फाइबर। मसल फाइबर का साइटोप्लाज्म है जो कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स और कंपोनेंट्स रखता है, सो इट इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ मायोफाइब्रिल्स। चार्ली ऑप्शन है सार्कोमेयर, सो that is the right option. How? We considered it as the smallest contractile unit of the muscle cell. तो एक मसल सेल का जो स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है उसके कंपोनेंट्स में जी लाइन के दरमियानी हिस्सा जो आता है वही एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज सार्कोमेयर। और डी ऑप्शन देखें तो ये मसल फाइबर, अगेन वही लॉजिक हम इस्तेमाल करेंगे कि मसल फाइबर एक सेल है, एक मसल सेल है विच कंटेन मैनी मायोफाइब्रिल्स। तो बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स जो हैं वो एक मसल फाइबर में मौजूद होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सार्कोमेयर।
सो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है, इसके लिए जो हाइपोथेसिस एक्सप्लेन की गई दैट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट एच हग्सले, ए एफ हग्सले एंड देयर कोलीग्स इन 1954। they explained a hypothesis to determine the mechanism of muscle contraction। इसके जो मेन पॉइंट थे, इसके अकॉर्डिंग, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, थिन फिलामेंट विल स्लाइड पास्ट ओवर थिक फिलामेंट। अब हम ये बात डार्क और लाइट बैंड के हवाले से, थिक और थिन फिलामेंट के हवाले से ये जान चुके हैं कि थिन फिलामेंट किस तरह से स्लाइड पास्ट करेगा ओवर द थिक फिलामेंट। ये बात यहां पे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फिलामेंट स्लाइड पास्ट करेगा। तो ये एमसीक्यूज में भी बात पूछी जा सकती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलामेंट विल स्लाइड पास्ट ओवर अदर। तो थिन फिलामेंट विल स्लाइड पास्ट ओवर थिक फिलामेंट। सेकंड मेन पॉइंट, during the contraction of muscle the length will be shortened। तो जो मसल की लेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है अप टू 1/3, ऑलमोस्ट 1/3 जो कॉन्ट्रैक्शन के बाद मसल की लेंथ रिड्यूस हो जाती है। तीसरा मेन पॉइंट, मायोसिन फिलामेंट्स will come closer to each other। we know that in the muscle alternate light and dark bands are present, so many thin filament and thick filament, या दूसरे लफ्जों में अगर हम कहें तो many actin and myosin filaments will run along the length of the muscle। तो उसमें जो मायोसिन पैरेलल मौजूद हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। इन द सेम मैनर एक्टिन फिलामेंट विल आल्सो कम क्लोजर टू ईच अदर। तो एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। जो एच जोन था जो कि मिडल ऑफ द ए बैंड था, दैट विल डिसअपीयर। इसी तरह से आई बैंड जो है दैट विल बी शॉर्टन। आई बैंड वाज द मिडल ऑफ द थिन बैंड। जो थिन बैंड था उसका जो मिडल पार्ट था, ओनली थिन पार्ट जो था वो आई बैंड था, दैट विल बी शॉर्टन। देयर विल बी ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। अब पहले भी ओवरलैप थे एक्टिन और मायोसिन बट स्लाइटली। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होगी एक्टिन एंड मायोसिन की जो ओवरलैपिंग है दैट विल इंक्रीज ग्रेटली। ज्यादा मिकदार में वो ओवरलैप कर जाएंगे। जी लाइंस जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट के बॉर्डर्स पर मौजूद होती हैं, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट को जो है वो कवर करती हैं, दैट विल कम क्लोजर टू ईच अदर। इसी तरह से क्रॉस ब्रिजेस विल बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। तो जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो हेड ऑफ द मायोसिन, जिसको हमने क्रॉस ब्रिज का नाम दिया था, दैट विल बाइंड विद द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। नेक्स्ट वन, दैट cross bridges then contract to pull the actin filament towards the center of sarcomere। अब इस केस में पोजीशन अपनी कौन चेंज करता है, तो दैट इज एक्टिन जो है, जो थिन फिलामेंट है, दैट विल चेंज इट्स पोजीशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल। अगर इन तमाम पॉइंट्स को देखें तो हर पॉइंट सेपरेटली एज एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि इन इवेंट में से कौन सा इवेंट जो है वो किस तरतीब के साथ है। इसी तरह से इन इवेंट्स में से किस बैंड में, किस जोन में या किस लाइन में पोजीशन में क्या चेंज आती है, ऑल टर्म्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर इसी पॉइंट को हम एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम का सहारा लें
तो उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस diagram we can show the mechanism of contraction and relaxation of muscle. If you see the muscle in relaxed state, तो हम यहां पे देख सकते हैं कि पैरेलल फैशन में मायोसिन के फिलामेंट्स मौजूद हैं, डार्क बैंड्स मौजूद हैं, और पैरेलल फैशन में ही लाइट बैंड्स मौजूद हैं, जिनको हमने एक्टिन फिलामेंट का नाम दिया था। अब जिस वक्त यहां पर क्रॉस ब्रिज बनते हैं तो हेड जो है, जो ग्लोबुलर हेड है मायोसिन के, वो अटैच होते हैं विद द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन या एक्टिव साइट प्रेजेंट ऑन द थिन फिलामेंट। इस केस में ये हेड का रीजन और इसी तरह से ये हेड का रीजन, यहां पे इस डायग्राम के अंदर एक थिक फिलामेंट की सराउंडिंग में 4 थिन फिलामेंट्स शो किए गए हैं, लेकिन एक्चुअली ये कहा जाता है, जब हम एक एक्चुअल डायग्राम को देखते हैं, 3D मॉडल में देखते हैं, तो 1 थिक फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट्स ऑन ईच साइड। यानी कि अगर एक साइड को कंसीडर किया जाए, फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल के तौर पर अगर इसको थिक फिलामेंट कंसीडर करूं, तो इसके एक सराउंडिंग में एक साइड पर 6 थिन फिलामेंट एक साइड पे होंगे और इसी सूरत में 6 फिलामेंट दूसरी साइड पर मौजूद होंगे। तो यहां पे हम क्योंकि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं, एक स्कीमेटिक डायग्राम को शो कर रहे हैं, इन एक्चुअल सेंस 1 thick filament is surrounded by 6 thin filament on each end. अब अगर इस स्ट्रक्चर में जब हेड रीजन के साथ क्रॉस ब्रिज बनेंगे, तो क्रॉस ब्रिज बनने में यहां पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हेड रीजन बना है, जो हेड रीजन ऑफ मायोसिन है, उसका ये स्ट्रक्चर फाइब्रस है, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बट द हिंज इज ग्लोबुलर, और ये ग्लोबुलर हिंज अटैच होता है एज अ क्रॉस ब्रिज, एंड द ओनली पार्ट ऑफ द हेड रीजन इज द हिंज रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप देखिए तो डायग्राम में इस तरह से हेड रीजन मौजूद है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होती है तो दैट हेड रीजन विल कम स्लाइटली स्ट्रेटर। तो इन दिस डायग्राम एट द कंट्रैक्टेड स्टेज वी कैन शो the contraction of the thick filament, contraction of the muscle is due to the particular movement of या particular change in position of the head region, so that head region will responsible for the movement of thin filament which will come closer to each other. जैसे ही head region अपना डायमेंशन चेंज करते हैं, तो जो स्ट्रक्चरल लोकेशन है, जो पोजीशन है एक्टिन फिलामेंट की, वो एक दूसरे के करीब आ जाती है। जैसे ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो इस सारे प्रोसेस में क्या हुआ कि इस साइड की जीन लाइन जो है वो ट्रेवल करेगी, एरो से हमने डायमेंशन को शो किया कि ये एक्टिन फिलामेंट इधर को मूव करेगा, ये भी एक्टिन फिलामेंट इधर को मूव करेगा। तो जब ये दोनों एक्टिन फिलामेंट मूव कर गए तो जो जी लाइंस हैं दैट विल कम क्लोजर टू ईच अदर। अब इस स्ट्रक्चर में आप आसानी से देख सकते हैं कि जो जी लाइन का स्ट्रक्चर है, ये यहां से देखिए अपनी डायरेक्शन या अपनी जो लोकेशन थे उसको चेंज कर चुका है। यहां पे ये ब्रॉडर थे और यहां पे ये क्लोजर हो गए। तो इस डायग्राम में हम उन तमाम पॉइंट्स को जो कि हमने अपने प्रीवियस बोर्ड पे शो किए, जो कि तकरीबन 11 पॉइंट्स में शो किया था, इन तमाम पॉइंट्स को इस डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमने जो कहा कि जो थिन फिलामेंट है दैट विल स्लाइड पास्ट ओवर थिक फिलामेंट, तो यहां पे हम आसानी से देख सकते हैं कि स्लाइड पास्ट किया। इसी तरह से जो मायोसिन फिलामेंट है ये एक दूसरे के करीब आ गए, जी बिल्कुल करीब आ गए हैं। इसी सूरत में थिन फिलामेंट विल कम क्लोजर टू ईच अदर, जी बिल्कुल
thin filament will come closer to each other. Z lines will come closer to each other. Exactly, Z line come closer to each other. H zone जो कि इसके दरमियान में मौजूद था, that is disappear. Exactly, H zone will becomes disappear. इस डायग्राम को देखते हुए हम एक एमसीक्यू जनरेट कर सकते हैं कि which one of the following remain unaffected during muscle contraction. मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान गिवन ऑप्शंस में से कौन सा स्ट्रक्चर या कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि अनअफेक्टेड रहे, अनचेंज्ड रहे, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं. ऑप्शंस में अल्फा ऑप्शन है ए बैंड, बीटा ऑप्शन है आई बैंड, चार्ली जी लाइन एंड डेल्टा एच जोन. अब ये बहुत आसान है, अगर आप इस डायग्राम को समझ पाए हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं कि दैट ए बैंड विल रिमेन अनइफेक्टेड, अनचेंज्ड. इसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आई. उसके मुकाबले में आई बैंड में देखिए तो वी नो दैट इट विल बी शॉर्टन. ये शॉर्ट हो गया है, आई बैंड रिड्यूस हो गया है. जी लाइन कम क्लोजर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के करीब आ गई हैं. और उसके मुकाबले में एच जोन जो है दैट इज डिसअपीयर. तो बाकी तमाम में चेंज आ गया सिवाय ए बैंड के. तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए बैंड दैट विल रिमेन अनअफेक्टेड और अनचेंज्ड. इस एक क्वेश्चन से हम बाकी तमाम मैकेनिज्म को भी समझ पाए, यानी कि 4 किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा बैंड है जो डिसअपीयर हुआ, तो दैट इज एच जोन. कौन सा लाइन है जो कि एक दूसरे के करीब आ गई, तो जी लाइन है इसमें से. कौन सा बैंड रिड्यूस हो गया, तो दैट इज आई बैंड. और कौन सा अनअफेक्टेड रहा, दैट इज ए बैंड. नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए हम चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ. मैकेनिज्म को समझने के लिए हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड, बिकॉज वी नो दैट always contraction of muscle is dependent on the formation of cross bridges. अब क्रॉस ब्रिज किस तरह से बनते हैं, उसके लिए हमें यह जानना होगा कि रेस्टिंग स्टेज में कंडीशन क्या है और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ऐसा क्या प्रोसेस होता है. तो एट द टाइम ऑफ रेस्ट ट्रोपोमायोसिन विल कवर द एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिन. जिस वक्त रेस्ट की कंडीशन है, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन को ट्रोपोमायोसिन ने कवर किया हुआ है और उस कवरिंग की वजह से क्रॉस ब्रिजेस बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हेड ऑफ मायोसिन विल बाइंड विद द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन. लेकिन एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन को क्योंकि कवर किया है ट्रोपोमायोसिन ने, जिस वजह से क्रॉस ब्रिज नहीं बन सकती. कंट्रैक्शन का प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो उस दौरानिए में सबसे पहले क्या होगा, कैल्शियम आयन जो कि रिलीज हुआ है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, दैट विल बाइंड विद द ट्रोपोनिन. थर्ड यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, 3 सब यूनिट थे जिसमें से एक सब यूनिट एक्टिन की चेन के साथ अटैच था, एक ट्रोपोमायोसिन की चेन के साथ अटैच था, और एक जो है वो अपर मौजूद था जिसके पास कैल्शियम बाइंडिंग रिसेप्टर. उस कैल्शियम बाइंडिंग रिसेप्टर के साथ जैसे ही कैल्शियम बाइंड करेगा तो उसकी वजह से ट्रोपोनिन स्लाइटली डिस्पोज ऑफ होगा, स्लाइटली मूव करेगा. इस मूवमेंट की वजह से एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन एक्सपोज हो जाएगी. नाउ एक्सपोजर ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन will give the chance to the myosin to form the cross bridges with the active site of actin. अब यहां पे ये 3 बेसिक स्टेप्स थे. अर्लियर कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा, नाउ ट्रोपोनिन डिस्पोज ऑफ होगा,
ट्रोपोनिन की डिस्पोज ऑफ होने की वजह से ट्रोपोमायोसिन अपनी पोजीशन चेंज करेगा, सो एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन एक्सपोज हो जाए. इफ द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन इज एक्सपोज्ड, नाउ देयर इज द चांस फॉर मायोसिन, फॉर हेड ऑफ मायोसिन टू मेक द बॉन्ड with the cross bridge with the active site of actin. यानी कि इस सारे प्रोसेस में कैल्शियम का एक मेन रोल है, लेकिन जैसे ही क्रॉस ब्रिज बन गया तो क्रॉस ब्रिज बनने के बाद जो रोल है दैट इज द एटीपी. एनर्जी इज रिक्वायर्ड when there is the hydrolysis of ATP, so the contraction of muscle will be completed. In this case, ATP is hydrolyzed when the myosin head attached to the actin filament. At the same time, when the myosin head is attached with the active site of actin, ATP will be hydrolyzed. So we can say that ATP is required at the time of muscle contraction, not at the muscle relaxation. ठीक है, पॉइंट क्लियर कर लें. मैं दोबारा से दोहराता हूं. ATP is required at the time of muscle contraction, और उस प्रोसेस के दौरान जो ATP रिक्वायर्ड होती है उसकी वजह से, जो ये एटीपी की एक्टिविटी की वजह से जो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट के क्रॉस ब्रिजेस का बनना और टूटने का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है. दैट साइकिल फॉर द फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज ऑफ द क्रॉस ब्रिजेस इज डिपेंडेंट ऑन एटीपी. ओनली वन मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट साइकिल of formation और breakage of the cross bridge. क्रॉस ब्रिज के बनने और टूटने के दौरान जो एक कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है उसके लिए एक एटीपी का मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है. अब अगर हम एक कंडीशन जो कि रिगर मॉर्टिस, इस कंडीशन की बात करें तो इस दौरानिये में ये प्रॉब्लम आती कब है? दैट काज आफ्टर डेथ. डेथ के बाद बॉडी में ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी, एटीपी अवेलेबल ना होने की वजह से क्रॉस ब्रिज कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन. एटीपी की अनअवेलेबिलिटी की वजह से क्रॉस ब्रिज आर अनएबल टू ब्रोकन डाउन, सो stiffness in the body will occur. That stiffness in the body will cause rigor mortis. मैं दोहरा रहा हूं, रिपीट करता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. rigor mortis will always after the death, और इसकी वजह से बॉडी के मसल स्टिफ कर जाते हैं. यहां पे एक कंफ्यूजन आती है, क्या एक दफा मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर गया, डेथ हो गई, बॉडी की स्टिफनेस हो गई, तो क्या उसके बाद हमेशा के लिए स्टिफ रहेगी बॉडी? तो इसका आंसर है नहीं. बॉडी हमेशा के लिए स्टिफ नहीं रहेगी, बल्कि जैसे ही बैक्टीरियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी तो बॉडी में डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स जब स्टार्ट होंगे तो वो स्टिफनेस दोबारा से बॉडी को सॉफ्टन कर देगी. तो एक्चुअली दैट स्टिफनेस विल बी फॉर अ टाइम बीइंग, और दैट इज आल्सो चेंज फ्रॉम मसल टू मसल है. इस पॉइंट में एक और पॉइंट हमारे जहन में आता है कि क्या डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी हमेशा रिगर मॉर्टिस ही करती है? तो इसका आंसर भी है नहीं. आफ्टर द डेथ अगर एटीपी की डेफिशिएंसी होगी तो रिगर मॉर्टिस है, लेकिन अगर ड्यूरिंग द लाइफ डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी हो गई तो दैट विल कॉज द मसल फटीग. तो एटीपी की डेफिशिएंसी ड्यूरिंग लाइफ ड्यूरेशन हो या आफ्टर द डेथ हो, कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट होते हैं.
लाइफ के दौरान अगर होगा तो उसको हम नाम देंगे मसल फटीग, और अगर डेथ के बाद होगा, आफ्टर डेथ होगा, तो उसको नाम दिया जाएगा रिगर मोर्टिस। इसी कैल्शियम क्योंकि क्रॉस ब्रिजेस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उससे रिलेटेड हम एक एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। फंक्शन ऑफ कैल्शियम आयन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैल्शियम आयन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन? तो ऑप्शंस में अल्फा ऑप्शन है बाइंड टू ट्रोपोनिन एंड कॉज देम टू मूव। बीटा ऑप्शन है एड इन ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। चार्ली ऑप्शन है पोलराइज विजिबल लाइट, एंड डेल्टा बाइंड टू ट्रोपोमायोसिन एंड फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस। अब इन चारों ऑप्शंस में जब हम कैल्शियम आयन की बात करते हैं तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू बाइंड विद द ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट थे, जिसमें से थर्ड सब यूनिट के साथ कैल्शियम का बाइंड करना जरूरी था। देयर इज नो रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। हम जानते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स में सोडियम और पोटाशियम का जो इंपल्स में एक मेजर रोल है। इसी तरह से पोलराइज विजिबल लाइट, तो इसमें विजिबल लाइट को पोलराइज कौन करता है? ए बैंड, नॉट आई बैंड, नॉट एनी अदर। तो ए बैंड जो है वो पोलराइज करता है विजिबल लाइट को। इसी तरह से बाइंड टू ट्रोपोमायोसिन एंड फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस। तो ट्रोपोमायोसिन के साथ ये बाइंड नहीं करता, बल्कि ट्रोपोनिन का एक सब यूनिट जो है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड किया होता है। सो दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन का जो फंक्शन होगा दैट विल बी डिस्क्राइब्ड वेल इन द अल्फा ऑप्शन, बाइंड टू ट्रोपोनिन एंड कॉज देम टू मूव। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग द एक्टिन मायोसिन फिलामेंट इंटरेक्शन को कंसिडर करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। So, dear students, controlling the actin-myosin interaction by calcium ion, we can study the interaction of actin-myosin by determining the role of calcium ion. As we study at the previous board, role of calcium ion during the formation of cross bridges. इसमें कैल्शियम आयन रिलीज किया गया था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिसको हम यहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ दैट प्रोसेस विल अकर, व्हाट इज द एक्चुअल मैकेनिज्म। तो इस दौरानिए में सबसे पहले किसी भी मसल को जो कि स्केलेटल मसल है उसको मोटर न्यूरॉन के जरिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। That information is actually in term of nerve impulse. तो जैसे ही nerve impulse आएगी from neuromuscular junction, that will responsible to start the muscle contraction. Action potential which was fired by motor neuron, contraction of muscle starts simultaneously. यानी कि इस पॉइंट पे हम ये बात करना चाह रहे हैं कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, पर्टिकुलरली स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए मोटर न्यूरॉन से एक्शन पोटेंशियल का, थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल का या एक पर्टिकुलर नर्व इंपल्स का आना जरूरी है। उस इंपल्स के बाद मस्कुलर कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है। इस मस्कुलर कंट्रैक्शन के मैकेनिज्म को, फ्लो चार्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें 3 टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, जिसमें हम टी ट्यूब्यूल की बात करते हैं, टी सिस्टम की बात करते हैं एंड ट्रायड। अगर हम टी ट्यूब्यूल की बात करें तो दैट इज एक्चुअली हॉलो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। इसको ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल का नाम भी दिया जाता है, जो कि हॉलो होती है, खोखली है, इलोंगेटेड ट्यूब्यूल है, फॉर्म्ड बाय पेनिट्रेशन ऑफ सार्कोलेमा डीप इन मसल फाइबर। तो अगर मैं एक सिंपल सी इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो ये सार्कोलेमा जो है
वो इनवर्ड पेनिट्रेट होती है एट डिफरेंट पोजीशंस। सिर्फ सार्कोलिमा को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल है, उसको शो किया जाए तो इनवर्ड डीप पेनिट्रेटेड है। जैसे मसल एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर था और उसमें इनर साइड पे टी ट्यूब्यूल यहां से भी होंगी, इस साइड से भी होंगी, इस साइड से भी, इस साइड से भी। हमने सिर्फ क्रॉस सेक्शन से एक साइड की टी ट्यूब्यूल को देखा है जो कि डाउनवर्ड पेनिट्रेटेड, वर्टिकली प्लेस्ड। इन टी ट्यूब्यूल्स का जो थाउजेंड्स ऑफ टी ट्यूब्यूल का एक कंप्लीट सिस्टम बन जाता है एक पूरे मसल सेल में, उसको नाम दिया जाता है टी सिस्टम। और जैसे ही इस टी ट्यूब्यूल के सराउंडिंग में एडजेसेंट साइड पर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके टर्मिनल पोर्शन को कंसीडर किया जाता है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज ट्रायड। आई विल एक्सप्लेन इन दिस मैनर। अगर हम सिर्फ एडजेसेंट पार्ट ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसीडर करें, अगर हम सिस्टर्नी ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एडजेसेंट पार्ट को सिर्फ कंसीडर करें, तो ये कलेक्टिवली हिस्सा क्या कहलाएगा? ट्रायड। तो ट्रायड क्या होता है? दैट इज टी ट्यूब्यूल एंड टर्मिनल पोर्शन ऑफ एडजेसेंट एनवेलप ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किस तरह से डिफरेंट है। तो हम ये बात जानते हैं, सार्कोप्लाज्मिक इज एक्चुअली अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर, बिकॉज इट हैज नो राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। लेकिन इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी एक यूनिक कैरेक्टर है, इसके पास मसल के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन मौजूद होता है, जिस वजह से इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिफरेंशिएट किया जा सकता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इस सारे प्रोसेस को अगर हम एक फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन करना चाहें कि हाउ अ मोटर न्यूरॉन सेंड अ नर्व इंपल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस, तो इस प्रोसेस में हम कहते हैं कि मोटर न्यूरॉन जो कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम से आएगी, जो कि वॉलंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट विल रिस्पॉन्सिबल टू सेंड द नर्व इंपल्स टुवर्ड्स द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब मोटर न्यूरॉन से नर्व इंपल्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की तरफ आया, तो इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से साइनेप्स के जरिए मैसेज को ट्रांसफर किया गया सार्कोलिमा की तरफ। नाउ सार्कोलिमा will responsible to send the message towards T tubule. Sarcolemma will contain the receptors which were responsible to identify the signal which was transferred from the motor neuron. T tubule से sarcoplasmic reticulum की तरफ, that sarcoplasmic reticulum is responsible for release of calcium into the सार्कोप्लाज्म, दैट वाज द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल। जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होगा, दैट फ्री कैल्शियम इन द सार्कोप्लाज्म विल बाइंड विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, और जैसे ही ट्रोपोनिन के साथ बाइंड किया, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। तो पहले डिस्प्लेसमेंट ट्रोपोनिन की होगी, फिर ट्रोपोमायोसिन की डिस्प्लेसमेंट होगी, ताकि जो एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन है उसकी एक्सपोजर हो जाए। जैसे ही बाइंडिंग साइट, या उसको हम एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन का नाम देते हैं, एक्सपोज होती है, तो अटैचमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिजेस हो जाते हैं। नाउ आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिजेस, दैट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टेड मसल। तो मसल अपना साइज रिड्यूस कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी और अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी।
Now to determine the process, we will move towards the next board. So dear students, all or none principle for the mechanism of contraction of muscles, all or none principle is applied. All or none principle means either all fibers are involved in the muscle contraction or not a single fiber is involved. यानी कि या तो कंप्लीट मसल के फाइबर्स और फाइब्रिल्स इन्वॉल्व होंगे या कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा. इस कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस की डिपेंडेंसी किस पे है, ये प्रोसेस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो दैट इज एक्चुअली dependent upon the number of fibers that participated in contraction. Muscle contraction, degree of muscle contraction is dependent on the number of fibers. Fibers, these are the muscle cells. तो muscle cells कितने इसमें participate किए हैं उस बुनियाद पर contraction का process जो है वो specific होगा. One motor neuron supplied to many fibers. एक मोटर न्यूरॉन जो है वो मैनी फाइबर्स तक. अब हम जानते हैं मोटर न्यूरॉन के 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं. वन इज डेंड्राइट, सेकंड इज सेल बॉडी एंड थर्ड इज एक्सॉन. नाउ द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स टुवर्ड्स द मसल फाइबर इज डन थ्रू द एक्सॉन. तो एक मोटर न्यूरॉन के मैनी एक्सॉन filaments will attach with the many fibers and that will be responsible for transmission of impulse. In this manner, all the muscle fibers are innervated by single motor neuron. अब इस लाइन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि all the muscle fibers. Now the point is मोटर न्यूरॉन से इनर्वेशन किस स्ट्रक्चर की होती है, मसल बंडल की होती है, मसल फाइबर की होती है, मायोफाइब्रिल्स की होती है या मायोफिलामेंट्स की होती है. तो करेक्ट आंसर इज मसल फाइबर. तो मोटर यूनिट के लिए जो मोटर न्यूरॉन इनर्वेट करती हैं वो किस में करती हैं, मसल फाइबर में. इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक जनरल मैकेनिज्म शो किया गया कि हाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स फ्रॉम मोटर न्यूरॉन टू द सार्कोलिमा. इस प्रोसेस में हम ये कहते हैं कि एक जो मोटर न्यूरॉन है उसकी एक्सॉन ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स टुवर्ड्स द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कर रही होती है. अब हम ये एरो के जरिए इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि सेल बॉडी क्योंकि इसकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होती है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम से इसका ताल्लुक है, तो इसकी सिर्फ एक्सॉन को शो किया गया जो कि मसल में इनर्वेट करेगी. जैसे शुरू में बात की गई कि एक मोटर न्यूरॉन की मैनी एक्सॉन फाइबर्स बनेंगी जो कि मैनी मसल फाइबर के साथ ज्वाइन करेंगी. तो हमने यहां पे एक स्कीमेटिक वे में शो किया कि ये किस तरह से आके यहां पे अटैच होगा. अब इसके जैसे ही यहां पे नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होगा तो नर्व इंपल्स जंक्शन पे पहुंचने के बाद जो साइनेप्टिक वेसिकल फॉर्मेशन होती है उसके अंदर मौजूद है साइनेप्टिक वेसिकल्स. These synaptic vesicles contain neurotransmitters that will be released and attached with the particular structure of receptor present at the cell membrane of muscle cell which is called as sarcolemma. तो रिसेप्टर के साथ जैसे ही आके न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा तो इस स्ट्रक्चर को एक्टिवेट कर दिया जाएगा. Activation of that membrane will responsible for the removal of या secretion of
कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप इसी डायग्राम के अंदर उस मैकेनिज्म को, ट्रायड फॉर्मेशन को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो सार्कोलिमा है वो होलो ट्यूब की सूरत में डीप पेनिट्रेटेड की फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टी ट्यूब्यूल। नाउ एडजेसेंट terminal portion of sarcoplasmic reticulum to T tubule are collectively named as triad. यहां से जो कैल्शियम आयन रिलीज होगा that will attach with the one of the myofilament. जो थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट मौजूद थे उसमें से थिन फिलामेंट की ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आयन बाइंड करेगा, जिसकी वजह से वो कंप्लीट मैकेनिज्म जो कि हम अर्ली डिस्क्राइब कर चुके हैं कि किस तरह से कैल्शियम के बाइंडिंग की वजह से मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता। अब जैसे ही बाइंड करेगा तो एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन एक्सपोज होगी एंड क्रॉस ब्रिज विल बी फॉर्म्ड। इस सारी डायग्राम के अंदर हमने उस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया कि हाउ आ motor neuron were responsible to innervate in the muscle cell and responsible for transmission of the impulse in the form of neuromuscular junction, and how the release of calcium ion will takes place for the formation of cross bridges. Next point के लिए हम अगले बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। So dear students, हम अपने previous कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एमसीक्यू का सहारा लेते हैं। द साइनेप्स फॉर्म्ड बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर इज कॉल्ड अल्फा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, बीटा टी ट्यूब्यूल, चार्ली ट्रायड एंड डेल्टा क्रॉस ब्रिजेस। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, two basic words. First one is synapse. We know that synapse is a microscopic junction between two adjacent neurons. यानी कि synapse को define करना हो तो junction is the most important word. Second main point is that is formed between motor neuron and muscle fiber. तो जब हम मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर का जंक्शन देख रहे हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज न्यूरोमस्कुलर। तो हम अपने इस क्वेश्चन को पढ़ने से ही आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं कि राइट ऑप्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। लेकिन हमें बाकी आंसर्स को भी, बाकी जो ऑप्शंस हैं उसको भी देखना है कि व्हाई दे आर रॉन्ग। जैसे टी ट्यूब्यूल की बात करें तो दैट इज नॉट अ जंक्शन, दैट इज बेसिकली पेनिट्रेशन ऑफ सार्कोलिमा। जब सार्कोलिमा सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल is penetrated inward, that will be called as T tubule. And again, the additional point is triad. When T tubule have adjacent sarcoplasmic reticulum, एक टी ट्यूब्यूल के दोनों तरफ में टर्मिनल पोर्शन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उनको कलेक्टिवली नाम दिया जाता है टी ट्यूब्यूल। एंड डेल्टा ऑप्शन इज क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज इज नॉट फॉर्म्ड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज फॉर्म्ड इनसाइड द मसल फाइबर, दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन। सो वी कैन determine the right option as alpha neuromuscular junction. Now we can move towards our next point, energy for muscle contraction. When we talk about energy for muscle contraction, so we have to determine either we are discussing about normal conditions or stressful conditions. Normal conditions are our usual activities, but stressful conditions may be highly metabolic activities, may be during the strenuous exercise or other stressful conditions.
when we talk about the energy during normal condition, that will be provided by stored glycogen in the cell. तो जो सेल के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर्ड होती है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है ग्लूकोज में, और इसके लिए हम जानते हैं हमारी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकागोन, जो कि इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है, इस एंजाइमेटिक रिएक्शन को जिसमें ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और फिर ग्लूकोज एरोबिक ब्रेकडाउन यानी कि ग्लाइकोलिसिस एंड रिलेटेड प्रोसेसेस, ग्लूकोज will be responsible for the formation of ATP by aerobic breakdown. If we talk about stressful conditions, so during stressful condition, two basic components are utilized. Firstly, creatine phosphate, which is stored in the sarcoplasm of muscle, is readily used for the formation of ATP. And secondly, during uncomfortable conditions, during stressful conditions, or during the under harmful conditions, glucose is responsible to convert into lactic acid, that is also considered as lactic acid fermentation. और इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के प्रोसेस को जनरली हम नाम देते हैं एनएरोबिक ब्रेकडाउन। जैसे ही हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड अक्युमुलेट हो जाता है तो दैट लैक्टिक एसिड कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू एटीपी, और उसके लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, इस लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है एरोबिकली, ब्रोकन डाउन एरोबिकली, और उसमें से कितना 20% 1/5 और 20% लैक्टिक एसिड इज ब्रोकन डाउन एरोबिकली टू फॉर्म ग्लूकोज विच इज एक्चुअली 80%, रिमेनिंग 4/5। तो जो रिमेनिंग 4/5 है लैक्टिक एसिड वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, और फिर वो ग्लूकोज एरोबिकली इस्तेमाल किया जा सकेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ये प्रोसेस जो कि लैक्टिक एसिड बॉडी में अक्युमुलेट हुआ होता है, एक्चुअली लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती किस वजह से है? स्ट्रेसफुल कंडीशन की वजह से। लेकिन इस लैक्टिक एसिड को इस प्रोसेस के जरिए एटीपी बनाने में इस्तेमाल करने के लिए लिवर एक मेन रोल प्ले करता है। अगर इस एनर्जी के रिलेटेड प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एमसीक्यू देखें, when more energy is required in muscle, energy produced by dash as secondary source. ऑप्शंस हैं अल्फा ग्लूकोज, बीटा फ्रुक्टोज, चार्ली क्रिएटिन फॉस्फेट एंड डेल्टा लैक्टिक एसिड। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है दैट इज क्रिएटिन फॉस्फेट, जो कि एज अ सेकेंडरी सोर्स और स्ट्रेसफुल कंडीशन में फॉरन एनर्जी सप्लाई करता है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दीज आर एक्चुअली आइसोमर टू ईच अदर। तो ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली एनर्जी एटीपी की सूरत में नॉर्मल कंडीशंस में प्रोवाइड करेगा। इसी सूरत में लैक्टिक एसिड की अगर बात करें तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट aerobically broken down to form the glucose after a series of chemical reactions. So glucose and fructose and lactic acid cannot be the answer as secondary source. Creatine phosphate is a secondary source when more energy is required to the cell. Remaining part को समझने के लिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। तो नेक्स्ट पॉइंट है जी इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल। जैसा कि अगर आप अपनी बुक में देखिए
चैप्टर नंबर 16 में जो येलो बॉक्स दिया गया है उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल। अब इसमें बुनियादी तौर पर हम ये बात जानते हैं कि हमारे चैप्टर में या बुक में मौजूदा येलो बॉक्सेस, ग्लॉसरी, फिगर्स और टेबल्स, ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं विद रेफरेंस टू एमसीक्यूज, क्योंकि हमें मेजॉरिटी क्वेश्चन में एमसीक्यूज में फ्लो चार्ट या डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए हमें अपने येलो बॉक्सेस को भी और बाकी जो रेलेवेंट मटेरियल है उसको भी उसी तरह से इंपॉर्टेंटली एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले अगर इफेक्ट देखें एक्सरसाइज का तो बेनिफिशियल इफेक्ट्स क्या है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी पे उसके बेनिफिट्स क्या आते हैं, तो उसमें से कुछ पॉइंट्स नोट किए गए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्सरसाइज का पहला इफेक्ट देखें तो दैट इज इंक्रीज इन साइज। मसल के साइज को इंक्रीज करने में हेल्प करती है एक्सरसाइज। दूसरे नंबर पे अगर आप देखिए तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करती है। तीसरे नंबर पे देखिए तो एफिशिएंट बिकम्स मोर एफिशिएंट, मसल्स बिकम्स मोर एफिशिएंट। अब यहां पे एफिशिएंट होने के साथ साथ उसी का रेलेवेंट टर्म हम कह सकते हैं, उसके ऑपोजिट टर्म कह सकते हैं फटीग रेजिस्टेंट, यानी कि जितना ज्यादा मसल एफिशिएंट होता जाएगा उतना फटीग के लिए रेजिस्टेंट होता जाएगा। तो ये तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं उसके साथ साथ चौथी प्रॉपर्टी कही गई कैपिलरीज सराउंडिंग मसल फाइबर एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन मसल्स दैट विल आल्सो इंक्रीज, तो ये भी इंक्रीज करेंगी। अब अगर इन चारों पॉइंट्स में देखें तो बुनियादी तौर पर कौन कौन सी चीज इंक्रीज करती है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि एक्सरसाइज की वजह से मसल में जो इफेक्ट आते हैं उसमें से कौन कौन से इफेक्ट पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स में इंक्रीज इन साइज है, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी है, यानी कि एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है, मसल मोर एफिशिएंट हो जाता है, और उसके साथ साथ ब्लड कैपिलरीज जो कि मसल के अंदर मौजूद होती हैं टू सप्लाई द ब्लड, वो भी इंक्रीज कर जाएंगी, और उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, एटीपी प्रोवाइड करने के लिए मेन ऑर्गेनल है, वो भी इंक्रीज कर जाएंगे। तो इन तमाम स्ट्रक्चर्स के इंक्रीज करने की वजह से एक्सरसाइज के जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं वो हमारे तक या मसल जो है वो शो कर सकेंगे। अब अगर लास्ट पॉइंट देखें तो इस पॉइंट के अंदर बुनियादी तौर पर एक्सरसाइज ना करने की वजह से जो प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसमें कहा गया कि अगर कंप्लीट इमोबिलाइजेशन हो, मसल को यूज ना किया जाए, तो प्रॉब्लम क्या आती है, दैट विल लीड्स टू द मसल वीकनेस एंड एट्रोफी। तो दो प्रॉब्लम्स आएंगी, मसल वीकनेस एंड एट्रोफी। तो इन दो प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम इस सारे पार्ट में एक्टिविटी या एक्सरसाइज की जो सिग्निफिकेंस है उसको डिटरमिन कर सकते हैं कि मसल के ऊपर एक्सरसाइज के क्या बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आए तो दैट इज अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल फॉर स्केलेटल सिस्टम। तो अगर हम अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल फॉर स्केलेटन देखें तो हमारे मसल के जो हैं वो क्या बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि मसल का स्ट्रक्चर क्या है। तो मसल के स्ट्रक्चर में जैसे तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज ओरिजिन, सेकंड इज बेली एंड थर्ड इज इंसर्शन। इन तीन पॉइंट्स को हम अगर नोट करें तो बेली इज द पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। उसके मुकाबले में ओरिजिन और इंसर्शन के पार्ट जो हैं वो बोन के साथ अटैच होते हैं थ्रू अ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड एज टेंडन। ओरिजिन को, बोन और मसल को अटैच करने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू है वो टेंडन है, जिसके बारे में हम अर्ली पढ़ चुके हैं कि दैट इज एक्चुअली नॉन इलास्टिक।
उसके मुकाबले में दूसरा कनेक्टिव टिश्यू जिसके बारे में हमने बात की थी, दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ बोन विद द बोन। तो बोन टू बोन एसोसिएशन के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके लिए हमने कहा था लिगामेंट, जो कि एक्चुअली इलास्टिक इन नेचर होता है। यहां पे ओरिजिन और इंसर्शन में एक और बड़ा मेजर डिफरेंस कर सकते हैं। ओरिजिन इज ऑलवेज अटैच्ड या फिक्स्ड पार्ट ऑफ द स्केलेटन। तो इसको ओरिजिन के लिए हम एक कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, फिक्स्ड। और उसके मुकाबले में इंसर्शन ऐसा रीजन है जो कि स्टेशनरी होगा या मोबाइल होगा। तो इसलिए हम इस पॉइंट को भी एमसीक्यू के रेफरेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सा रीजन जो है वो फिक्स्ड है और कौन सा रीजन है जो कि इंसर्शन, कौन सा रीजन है जो कि मोबाइल है या स्टेशनरी है। तो दैट विल बी कॉल्ड एज इंसर्शन। अब यहां पे हम इस पॉइंट के रेफरेंस से अगर एक एमसीक्यू बनाएं तो अ मसल इज अटैच्ड टू बोन थ्रू, जैसे मैंने इस एक्सप्लेनेशन में जिक्र किया कि बोन को बोन के साथ अटैच करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है लिगामेंट, और बोन को मसल के साथ जो एसोसिएट करता है वो क्या कहलाता है, टेंडन। सो द राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। बाकी दोनों ऑप्शन भी हम यहां पे डिस्कस कर चुके हैं। बोन को मसल के साथ अटैच करने वाला वो हिस्सा मसल का जो कि फिक्स्ड रहता है या फिक्स्ड बोन के साथ अटैच होता है, उसको नाम क्या दिया जाता है, ओरिजिन। तो मसल का वो हिस्सा जो कि मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंसर्शन। तो इस पॉइंट से हम ये स्ट्रक्चर को समझना आसान होता है कि मसल के स्ट्रक्चर के 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं। इससे रिलेटेड बात, हम मसल की जब अरेंजमेंट की बात करते हैं तो दैट इज एक्चुअली एंटागोनिस्टिक। अब मसल जो है एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट। हमारी बॉडी में टोटल 650 तक मसल्स होते हैं, जिनमें से मेजॉरिटी मसल पेयर की सूरत में होते हैं और ऑपोजिट टू ईच अदर फंक्शन करते हैं। ऑपोजिट टू ईच अदर का मतलब क्या है, हम एग्जांपल के तौर पर अगर देखें बाइसेप एंड ट्राइसेप, दे आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। मिसाल के तौर पर अगर आप आर्म का मसल देखें तो अपर मसल कहलाता है बाइसेप, लोअर मसल कहलाता है ट्राइसेप। अब इसमें से जब हम अपनी आर्म को मूव करते हैं तो अपर जो बाइसेप है जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो लोअर क्या कर रहा है, रिलैक्स। व्हेन बाइसेप इज कॉन्ट्रैक्टेड द ट्राइसेप विल बी रिलैक्स्ड। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जिस वक्त हम इसके उलट देखें, जब हम अपनी आर्म को स्ट्रेट करते हैं तो बाइसेप जो है वो क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, और ट्राइसेप क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इसका मतलब बोथ फंक्शनली, बोथ मसल्स आर फंक्शनली ऑपोजिट टू ईच अदर। इस फिनोमिना को नाम क्या दिया जाता है, एंटागोनिज्म। अगर हम इस सारी जो बहस है उसको कंक्लूड करें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मसल्स आर अरेंज्ड एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। अब मसल्स की टाइप्स को, क्योंकि हम अपने इस पूरे लेक्चर के अंदर स्केलेटल मसल को एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो जो की प्रॉपर्टीज हैं स्केलेटल मसल की, उनको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आप इस बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं कि हमने टाइप्स ऑफ मसल की हेडिंग दी। एक्चुअली हमारा कंसर्न किससे है, स्केलेटल मसल से, लेकिन हम स्केलेटल मसल्स की जो मेन प्रॉपर्टीज हैं उनको कंपेयर करते हैं ताकि एमसीक्यू के रेफरेंस से हम आसानी से बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी कैरेक्टराइज कर सकें। यहां पे जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज दी गई, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो डिस्कस की गई दैट इज अपीयरेंस। अपीयरेंस की बुनियाद पर जो 3 तरह के मसल्स हैं, स्मूथ मसल हैं, कार्डिक मसल हैं एंड स्केलेटल्स हैं। तो स्मूथ मसल जो हैं वो अनस्ट्रिप्ड होते हैं। अनस्ट्रिप्ड मतलब दे हैव नो स्ट्राइएशन, दे हैव नो स्ट्रिप्ड इन देयर स्ट्रक्चर्स।
स्ट्राइएशन या स्ट्रिप्ड का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ रेगुलर लाइट एंड डार्क बैंड। तो क्योंकि स्मूथ मसल के केस में लाइट एंड डार्क बैंड मौजूद नहीं होते, इसलिए इनको नाम दिया जाता है अनस्ट्रिप्ड मसल्स या स्मूथ मसल। यहां पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यही स्मूथ मसल जो हैं, these are also named as most primitive form of muscle। ये मोस्ट अबंडेंट मसल्स भी हैं इन केस ऑफ किंगडम एनिमेलिया। मैं इसको रिकॉल करता हूं अपनी फर्स्ट ईयर की बुक चैप्टर नंबर 10 में, जब हमने एनिमेलिया को पढ़े थे तो उसमें हमने ये बात पढ़ी है कि स्मूथ मसल आर मोस्ट अबंडेंट इन केस ऑफ किंगडम एनिमेलिया। लेकिन अगर आप सिर्फ ह्यूमन की या वर्टिब्रेटा की बात करें तो स्केलेटल मसल्स आर मोस्ट अबंडेंट। ये जरा की पॉइंट डिफरेंशिएट करना सीख लें। स्मूथ मसल मोस्ट अबंडेंट हैं होल एनिमल किंगडम में, लेकिन स्केलेटल मसल जो है वो मोस्ट अबंडेंट है किसमें? ओनली इन केस ऑफ वर्टिब्रेटा और इन केस ऑफ ह्यूमन, क्योंकि वर्टिब्रेटा में ही स्केलेटन मौजूद है ना। इनवर्टिब्रेट के केस में बोन्स नहीं थी, तो वहां पे स्मूथ मसल ज्यादा थे। लेकिन जब वर्टिब्रेटा में स्केलेटन बन गया तो स्केलेटल मसल जो है उनकी तादाद ज्यादा होगी। खैर, हम अपीयरेंस की बेस पे कर रहे थे। अनस्ट्रिप्ड हमने कहा नो स्ट्राइएशन। कार्डिक मसल्स में स्ट्राइएशन मौजूद है बट इर्रेगुलर। क्यों इर्रेगुलर हैं? क्योंकि यहां पे ब्रांचेस आ गई थी। जब ब्रांचेस आएंगी तो वो जो स्ट्राइएशन रेगुलर लाइट एंड डार्क बैंड शो होने थे वो इर्रेगुलर लाइट एंड डार्क बैंड की सूरत में शो होंगे। लेकिन उसके मुकाबले में जो स्केलेटल मसल हैं दे हैव रेगुलर लाइट एंड डार्क बैंड, सो दे आर कंसिडर्ड एज रेगुलर स्ट्रिप्ड मसल्स या रेगुलर स्ट्रिप्स इनमें अपीयर होंगी। दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ आए तो दैट इज अबाउट देयर सेल शेप। अब सेल शेप जो है, सेल की मॉर्फोलॉजी क्या है? तो स्मूथ मसल के केस में हम कहते हैं ये स्पिंडल होते हैं, कार्डिक में चेन ऑफ सेल होते हैं। चेन ऑफ सेल मतलब सेल्स की एक लॉन्ग चेन मौजूद होती है, और उसके मुकाबले में जो स्केलेटल हैं दीज आर साइलेंड्रिकल और स्पिंडल। अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं या स्पिंडल भी हो सकते हैं। तो दोनों सूरतों में ये कंपैरिजन जो है हमारी बुक के अंदर जो एक स्मूथ मसल के ऊपर टेबल दिया गया है उसमें इस कंपैरिजन को करने की कोशिश की गई, जिसमें से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा हद तक पूछे जाते हैं। तीसरे पॉइंट की तरफ आइए तो दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। एक सेल के अंदर न्यूक्लियस कितने होते हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड होता है सेल या मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है? तो यहां पे स्मूथ मसल के केस में हम आसानी से कह सकते हैं दीज आर 1 पर सेल। एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। उसके मुकाबले में कार्डिक में आइए तो मैनी पर सेल। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट इसको कंट्राडिक्ट कंसीडर कर लेते हैं कि टेबल के अंदर तो वाज़ेह तौर पर लिखा है मैनी पर सेल, लेकिन जब आप कार्डिक मसल का पैराग्राफ देखते हैं तो उसमें एक लाइन मेंशन की गई है कि जो कार्डिक मसल्स हैं दीज आर कंपोज्ड ऑफ चेन ऑफ सेल, ईच सेल विद इट्स ओन न्यूक्लियस। अब जब यह पढ़ा जाता है ईच सेल विद इट्स ओन न्यूक्लियस तो हम ये समझ लेते हैं कि ईच सेल हैव 1 न्यूक्लियस। लेकिन ये याद रखिएगा कार्डिक मसल आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, मैनी न्यूक्लियाई पर सेल। तो अगर ये एमसीक्यूज में पूछा जाए तो हमें मैनी न्यूक्लियाई पर सेल कहना है। स्केलेटल मसल देखिए तो दीज आर आल्सो मल्टी न्यूक्लिएटेड, मैनी न्यूक्लियाई पर सेल मौजूद होते हैं। उसके मुकाबले में अगली प्रॉपर्टी पे आइए, स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन। एक जो मसल है उसकी कंट्रैक्शन की स्पीड क्या है? तो ये स्मूथ मसल स्लो होते हैं, जो कार्डिक मसल हैं वो इंटरमीडिएट हैं, और स्केलेटल मसल अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ स्टिमुलस स्लो टू रैपिड हो सकते हैं। मतलब कि जिस वक्त हमें स्टिमुलस मिलेगा अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ स्टिमुलस हम अपनी मूवमेंट शो करेंगे, दैट इज मे बी स्लो और दैट इज मे बी फास्ट। लेकिन स्मूथ मसल स्लो करेंगे। मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव ट्रैक में देखिए, हम खाना खाते हैं, आप जितनी मर्जी स्पीड से खाना खाएं या जितनी मर्जी स्लो स्पीड से खाना खाएं,
जो मूवमेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में होनी है वो अपनी स्पीड जो है उसको मेंटेन रखेगा। तो इसको स्लो कहा जाता है, ये इंटरमीडिएट कंसीडर किए जाते हैं, और स्केलेटल मसल वेरिएबल स्पीड है शो करते हैं, स्लो टू रैपिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आइए, तो दैट इज कंट्रैक्शन काज्ड बाय। जो इनकी कंट्रैक्शन है उसके लिए काज क्या है? तो इसकी जो स्मूथ मसल्स हैं, दीज आर स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस के साथ साथ स्ट्रेच हो सकती है, नर्वस सिस्टम रोल प्ले कर सकता है, और उसके साथ साथ हार्मोनल कंट्रोल भी हो सकता है। तो डिफरेंट काजेस हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस, स्ट्रेच हो सकती है, नर्वस सिस्टम रोल प्ले कर सकता है, और हार्मोनल मतलब नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों के जरिए स्मूथ मसल को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके मुकाबले में कार्डिक में देखें तो ये स्पॉन्टेनियस होते हैं, और स्केलेटल जो है ये हमेशा न्यूरोनल सिग्नल। स्केलेटल मसल के केस में जो न्यूरॉन्स हैं वो सिग्नल स्टिमुलस जब आता है तो इफेक्टिव रिस्पॉन्स के लिए हमारा कंट्रोल सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है वो अपना सिग्नल प्रोवाइड करता है ताकि स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आइए, तो दैट इज अबाउट देयर फंक्शंस। फंक्शंस में जो स्मूथ मसल हैं वो फंक्शन क्या करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू हॉलो ऑर्गन्स। तो जितने भी हमारे हॉलो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर मूवमेंट को कंट्रोल करना। हॉलो ऑर्गन कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पर हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, हमारी ब्लड वेसल्स हैं, तो उनके अंदर जो मूवमेंट है सब्सटेंस की उसको कंट्रोल कौन करता है? स्मूथ मसल। उसके मुकाबले में अगर हम कार्डिक में देखें तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड, क्योंकि ये हार्ट के स्पेशलाइज्ड मसल हैं तो इसलिए ये ब्लड को पंप करते हैं। और स्केलेटल मसल में देखें तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ स्केलेटन। तो जो स्केलेटन की मूवमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे स्केलेटल मसल। ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, तो स्केलेटन यानी कि हमारे बोन्स की मूवमेंट होगी, अल्टीमेटली हम लोकोमोट और मूव कर सकेंगे। अगले पॉइंट पे आइए, तो कंट्रोल कौन करता है, कैसे कंट्रोल होते हैं? तो उसके लिए जो स्मूथ मसल हैं दीज आर इनवॉलंटरी, जो कार्डिक मसल हैं इनवॉलंटरी, दीज आर नॉट इन आवर कंट्रोल। ये हमारी विल में नहीं होते। अगर हम अपनी ख्वाहिश से इनको कंट्रोल करना चाहें तो इट्स इम्पॉसिबल। स्मूथ और कार्डिक मसल को हम विल से, अपनी विल पावर से कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके मुकाबले में स्केलेटल मसल दीज आर वॉलंटरी, यस दीज आर अंडर आवर विल। तो इस पॉइंट में कंट्रोल में ओनली स्केलेटल आर वॉलंटरी बट बोथ दीज आर इनवॉलंटरी। और लास्ट पॉइंट पे आइए, तो दैट इज अबाउट देयर लोकेशन। ये मौजूद कहां होते हैं? तो स्मूथ मसल जैसे मैंने पहले जिक्र किया इनके फंक्शन के लिहाज से कि ये हॉलो ऑर्गन्स के अंदर सब्सटेंस को मूव कराते हैं। उसमें एग्जांपल दी कि ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके साथ साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक और अदर हॉलो ऑर्गन्स। तो ये दो मेन है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ हॉलो ऑर्गन्स हैं, जैसे यहां पे हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, एवरी फ्री स्पेस और ल्यूमन इज सराउंडेड बाय स्मूथ मसल। तो जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं उनके दरमियान ल्यूमन होगी और उसको सराउंड करने वाले जो मसल्स होंगे वो स्मूथ मसल होंगे। कार्डिक मसल स्पेशलाइज्ड फॉर द हार्ट, ये हार्ट में होंगे, और स्केलेटल मसल जो हैं दीज आर अटैच्ड टू द स्केलेटन, ये हमेशा स्केलेटन के साथ एसोसिएटेड होंगे। तो इस कंपैरिजन में हम मेजॉरिटी पॉइंट्स को एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट कंसीडर कर सकते हैं विद रेफरेंस टू कंपैरिजन एज वेल एज डिफरेंसेस। तो जी स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर में हमने मसल्स एंड मूवमेंट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने स्पेशली स्केलेटल मसल की एक्सप्लेनेशन देखी। उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को समझने में कामयाब हुए होंगे। अल्लाह हाफिज।